In previous lessons, we have discussed the application of tensors in special relativity. ठीक है, special relativity के कुछ concepts हमने discuss किए थे, जिसमें tensor index notation use हो रही है, ठीक है, और जिसमें 4 vector formalism है, Minkowski phase time है, and light cone structure, ये सारी चीज़ें हमने discuss की हैं। अब हम जनरल रिलेटिविटी के अंदर कुछ टेंसर्स जो वेल नोन टेंसर्स हैं जो यूज होते हैं उन टेंसर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग ऑन टू द बेसिक्स ऑफ जनरल रिलेटिविटी। हम जनरल रिलेटिविटी की बेसिक्स डिस्कस नहीं कर रहे, हम सिर्फ उसके अंदर जो कुछ वेल नोन टेंसर्स यूज हो रहे हैं, दैट आर रीमान टेंसर, रिची टेंसर एंड आइंस्टाइन टेंसर, एनर्जी मोमेंटम टेंसर, ये कुछ वेल नोन टेंसर्स हैं जो वहाँ यूज होते हैं। इनके बारे में हम पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज और इनके आगे कुछ इनके कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन सारे कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, so let's start with the Riemann tensor. The Riemann tensor emerges from an analysis of a simple question. अब Riemann tensor concept start कहाँ से हुआ? Starting with a covariant vector Vi and taking the covariant derivative with respect to xj. हमने एक covariant vector ले लिया Vi और उसका डेरिवेटिव लेना है covariant derivative xj. कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन के बारे में हम बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन हम क्यों यूज कर रहे हैं, और कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन जो है वो डिफरेंट होती है फ्रॉम ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। अब आपके पास एक कोवेरिएंट वेक्टर है और आप उसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव ले रहे हैं, एंड देन विद रिस्पेक्ट टू एक्स के प्रोड्यूसेस द थर्ड ऑर्डर टेंसर। उसका अगेन वो जो डिफरेंशिएशन का आंसर आया उसका अगेन आपने एक और कोवेरिएंट डेरिवेटिव ले लिया, और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, मीन्स एक वेक्टर है कोवेरिएंट वेक्टर, उसका आपने 2 टाइम्स कोवेरिएंट डेरिवेटिव लिया, एक दफा विद रिस्पेक्ट टू एक्स जे देन एक्स के। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि डज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन मैटर, कि अगर आप एक्स जे के रिस्पेक्ट पहले डेरिवेटिव ले रहे हैं और एक्स के रिस्पेक्ट, देन आप ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन अगर इंटरचेंज कर दें, चेंज कर दें, पहले एक्स के रिस्पेक्ट लें एंड देन एक्स जे के रिस्पेक्ट लें, तो क्या दोनों आंसर सेम आते हैं? ठीक है, हमें ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में तो हम बता सकते हैं, ठीक है, ये सेम आते हैं जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, आपके पास मल्टी वेरिएबल फंक्शन है। ठीक है, लेकिन यहाँ आपने अभी आपको कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन का नहीं पता, सो वी विल सी दिस क्वेश्चन। हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को लेंगे वी आई सेमीकोलन जे के एंड वी आई सेमीकोलन के जे, और देखेंगे कि ये चीज सेम आती है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट बाय डेफिनेशन ऑफ द कोवेरिएंट डेरिवेटिव। अब हम एक टर्म कंसीडर कर लेते हैं वी आई सेमीकोलन जे के। ठीक है, ये हमने कंसीडर कर लिया, इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव लेना है हमने। सो वी आई सेमीकोलन जे को एक टेंसर लें, कंसीडर करें कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2, और उसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। तो आपके पास ये 3 टर्म्स आएंगी, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स के वी आई सेमीकोलन जे माइनस गैमा आर आई के वी आर सेमीकोलन जे माइनस गैमा आर जे के वी आई सेमीकोलन आर। ठीक है, 2 रैंक का टेंसर है, कोवेरिएंट टेंसर है, तो यहाँ नेगेटिव साइन आ रहा है, 2 रैंक का है, और 2 टर्म्स आ रही हैं आपके पास क्रिस्टोफर सिंबल्स के साथ। पहली टर्म में सिंपल आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव होता है। ठीक है, अंदर वाली टर्म तो हमने ये लिया ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स के जब डेरिवेटिव लिया तो पार्शियल बाय पार्शियल एक्स के आ गया, और उसके बाद ये दो आपके पास उसी तरह जिस तरह आप कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला में क्रिस्टोफर सिंबल की टर्म्स लिखते हैं, ये वो आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमने नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि यहाँ 3 टर्म्स हैं और तीनों के अंदर भी ये कोवेरिएंट डेरिवेटिव आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू जे। ठीक है, ये 3 टर्म्स आ रही हैं, इनकी जगह हमने अगेन कोवेरिएंट डेरिवेटिव का फॉर्मूला एक्सपेंड कर देना यूजिंग दिस रिलेशन that vi semicolon j is equal to partial vi by partial xj minus gamma sij vs। तो यहाँ जब आप इन तीनों टर्म्स में ये रिप्लेस कर देंगे, अगेन कोवेरिएंट डेरिवेटिव का फॉर्मूला, यहाँ वी आई सेमीकोलन जे रिप्लेस करना है, यहाँ वी आर सेमीकोलन जे, एंड यहाँ पर आपने वी आई सेमीकोलन आर। ठीक है, इंडिसेस का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद जब आप यहाँ ये टर्म्स रिप्लेस करेंगे, यहाँ डेरिवेटिव आप अप्लाई कर देंगे अंदर वाली टर्म्स पे, यहाँ क्रिस्टोफर सिंबल्स अंदर वाली टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी पूरी, जिसको हमने इक्वेशन ए का नाम दे दिया। ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी पूरी, इसको आपने खुद से स्टेप्स को सिंप्लीफाई करके देख लेना है। फाइनली आपके पास वी आई सेमीकोलन जे के ये आता है। ठीक है, सो अब हमें क्या चाहिए, हमने भी आई सेमीकोलन के जे को भी चेक करना है कि वो क्या आता है और क्या दोनों इक्वेशंस सेम आती हैं। सो इंटरचेंजिंग जे एंड के यील्ड्स दिस, हमने उसी एक्सप्रेशन में क्या किया, जे और के को इंटरचेंज कर दिया, तो जे और के को इंटरचेंज करने के बाद ये रिलेशन आता है, ये इक्वेशन आती है, इसको इक्वेशन बी का नाम दे दें। अब सब्ट्रैक्ट कर दें दोनों इक्वेशंस को और देखें कितनी टर्म्स कैंसिल होती हैं और क्या बच जाता है आपके पास। ठीक है, तो वी आई सेमीकोलन जे के माइनस वी आई सेमीकोलन के जे इक्वल आ जाएगा दिस,
ये 4 टर्म्स रह जाएंगी और बाकी टर्म्स आपके पास कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। सो इसका मतलब है कि ये तो जीरो नहीं आया, इट मीन्स द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन डज मैटर। वो कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन के केस में आपके पास जीरो आंसर नहीं आ रहा है, दोनों डेरिवेटिव्स इक्वल नहीं है। अगर आप ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन इंटरचेंज करते हैं तो वो मैटर करता है कि दोनों का आंसर्स डिफरेंट आएगा फिर, ठीक है। सो वी आई सेमी कॉलन जे के माइनस वी आई सेमी कॉलन के जे इज इक्वल टू दिस। वो जो 4 टर्म्स आपके पास आई थी उनमें से आपने वी एस कॉमन निकाल लिया, ठीक है। वो ये सारी टर्म्स जो हैं ये सिंपल वही है जो कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन से आपके पास आई हैं, और हमने कुछ नया नहीं किया। 2 दफ़ा कोवेरिएंट डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज़ किया और ये 2 इक्वेशंस हमें चाहिए थी। वी आई सेमीकोलन जे के को हमने लिखा और उसके बाद उसमें के और जे को इंटरचेंज करने से ये वाली इक्वेशन आ गई, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। तो ये वाली जो अंदर वाला ये सारी टर्म्स हैं, ठीक है। ये जो अंदर आपके पास सारी टर्म्स आ रही हैं वी एस के साथ ब्रैकेट के अंदर, इनको हम इस टेंसर का नाम दे रहे हैं आर एस आई जे के, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया आर एस आई जे के, क्योंकि इसमें बाकी जो इंडेक्सेस हैं वो डमी है। ऊपर एस आर है सब में जो फ्री इंडेक्स है, और नीचे आई जे के, यहाँ आर डमी है, यहाँ भी आर डमी है। तो ये इस टेंसर को हमने इस पूरी ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है इसको हमने आर एस आई जे के का नाम दे दिया, ठीक है। वेयर दिस इज इक्वल टू दिस। अब हम क्या कह सकते हैं कि इस साइड पे हमें पता है कि ये रैंक 3 का टेंसर है और ये भी रैंक 3 का टेंसर है। डिफरेंस ऑफ टू रैंक 3 टेंसर इज अगेन अ रैंक 3 टेंसर। और यहाँ पर वी एस हमें पता है कि ये हमने कोवेरिएंट वेक्टर लिया, कोवेरिएंट टेंसर रैंक 1 का। सो द क्वोशिएंट थ्योरम इमीडिएटली इम्प्लाइज, क्वोशिएंट थ्योरम अब क्या कहता है कि अगर इधर भी टेंसर है, यहाँ भी टेंसर है और इसके साथ कोई टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, इट मीन्स कि ये भी टेंसर है और उसका रैंक हम बता सकते हैं ये रैंक 3 का है, ठीक है। तो ये आपको नजर आ रहा है कि एस और एस ये डमी हो रहे हैं, तो ये रैंक 4 का टेंसर बन रहा है, जिसमें से एक इंडेक्स इसका कंट्रावेरिएंट है और 3 जो है वो कोवेरिएंट है। सो the quotient theorem implies that the n4 components defined by equation static are those of a fourth order tensor, contravariant of order 1 and covariant of order 3, ठीक है। So RIJKL is called the Riemann or Riemann-Christoffel tensor। तो ये जो टेंसर हमने बनाया है, जो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन हमने इंटरचेंज किया जस्ट, और उन दो इक्वेशंस के डिफरेंस से हमारे पास एक इक्वेशन बनी थी, वहाँ उन टर्म्स को हमने नाम क्या दिया, रीमान टेंसर का। सो दैट इज द रीमान टेंसर और रीमान क्रिस्टोफर टेंसर ऑफ द सेकंड काइंड। लोअरिंग द कंट्रावेरिएंट इंडेक्स गिव्स दिस। आपके पास एक इंडेक्स अगर ऊपर आएगा तो ये आपके पास रीमान टेंसर ऑफ सेकंड काइंड है। जब आप इस इंडेक्स को भी नीचे ले आएंगे यूजिंग द मीट्रिक टेंसर, ठीक है। ये वाला जो आपके पास टेंसर है आर आई जे के एल, जिसमें सारे इंडेक्सेस जो है वो कोवेरिएंट है, ये आपके पास रीमान टेंसर ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है। तो ये दो टेंसर हैं हमारे पास, फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड के। जस्ट आपके पास जो है इसमें सारे इंडेक्सेस जो है वो कोवेरिएंट है और सेकंड काइंड वाले में एक इंडेक्स कंट्रावेरिएंट है। So we may now say that covariant differentiation is order dependent unless the metric is such as to make Riemann tensor vanish. So let's see over here. ये डिफरेंस जो है वो इसके इक्वल आया था और ये जो टर्म है इसको हमने रीमान टेंसर का नाम दे दिया, और ये वेक्टर है जिसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। अब ये वेक्टर तो नॉन जीरो था जिसका डेरिवेटिव लिया था, कोवेरिएंट डेरिवेटिव हमने। तो अगर ये टर्म अंदर वाली जीरो है हमारे पास रीमान टेंसर, तो हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन मैटर नहीं करता, हमारे पास वो दोनों टर्म्स इक्वल आएंगी, ठीक है। सो हियर इज अ क्वेश्चन। Show that at any point where the Christopher symbol vanish, Rijkl plus RikLj plus Riljk is equals to 0, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे जहाँ क्रिस्टोफर सिंबल जीरो हो रहे हैं, अब इस तरह से इंडिसेस को रोटेट किया हुआ है, जो नीचे को वेरिएंट इंडिसेस हैं आर आई जे के एल, देन आर आई के एल जे, देन प्लस आर आई एल जे के। इन तीनों रीमान टेंसर्स का सम जो है वो जीरो के इक्वल आता है। किस पॉइंट के लिए? एट एनी पॉइंट वेयर द क्रिस्टोफर सिंबल्स वैनिश। सो let's start the solution. Given that the Christopher symbols vanish, the expression for Riemann tensor becomes this, ठीक है। आपके पास सेकंड काइंड का रीमान टेंसर है, उसका एक्सप्रेशन लें। अब ये एक्सप्रेशन आपने याद कर, जिस तरह आपने कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद रखना है, क्रिस्टोफर सिंबल्स की के फॉर्मूलाज याद रखने हैं, इसी तरह आपने रीमान टेंसर का फॉर्मूला भी याद रखना है कि रीमान टेंसर किसके इक्वल आता है, ठीक है। तो रीमान टेंसर का फॉर्मूला आप लिखें और उसमें क्रिस्टोफर सिंबल्स की सिंपल जो क्रिस्टोफर सिंबल्स की टर्म्स हैं उनको जीरो करना है, ठीक है।
मीन्स हमें सिर्फ ये बताया हुआ कि वो पॉइंट जहाँ क्रिस्टोफर सिंबल जीरो हो रहे हैं, उनके डेरिवेटिव्स की बात नहीं की है, ठीक है। डेरिवेटिव आप पहले लेते हैं, बाद में वो पॉइंट रिप्लेस करते हैं, तो डेरिवेटिव की बात नहीं की, सिर्फ क्रिस्टोफर सिंबल्स उस पॉइंट पे जीरो हो रहे हैं। तो आपके पास जो रीमान टेंसर है, उसके एक्सप्रेशन में सिर्फ क्रिस्टोफर सिंबल्स के डेरिवेटिव्स रह जाएंगे। सिंबल जो क्रिस्टोफर सिंबल्स की टर्म्स हैं वो जीरो हो जाएंगी। ये देखें, आपके पास क्रिस्टोफर आपके पास रीमान टेंसर के अंदर ये टर्म्स आ रही हैं, ठीक है, सारी क्रिस्टोफर सिंबल्स के फॉर्म में। तो ये जो क्रिस्टोफर सिंबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये वाली टर्म्स जीरो हो जाएंगी, ये दो टर्म्स रह जाएंगी, ठीक है। इसी तरह फिर आप इंडिसेस को रोटेट करते जाएं, जे के एल है, फिर के एल जे आ जाएगा, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसी तरह एल जे के आ जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। और उसके बाद इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर लें, ठीक है। इसी सम को हमने चेक करना है कि ये जीरो के इक्वल आता है, तो जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास ये जीरो के इक्वल आ रहा है, ठीक है। बिकॉज अब आपके पास क्या है, ये जे एल है, यहाँ एल जी है नेगेटिव के साथ, एक टर्म पॉजिटिव के साथ है वो वाला एक्सप्रेशन, और वही एक्सप्रेशन जो है वो नेगेटिव साइन के साथ भी है, तो कैंसिल आउट हो रही है सारी टर्म्स। लेकिन हमने प्रॉपर्टी क्या यूज की है, बिकॉज क्रिस्टोफर सिंबल्स आर सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू लोअर इंडिसेस, ठीक है। ये जो क्रिस्टोफर सिंबल्स ऑफ सेकंड काइंड है, ये लोअर इंडिसेस में सिमेट्रिक होते हैं, तो गैमा आई जे एल इज इक्वल टू गैमा आई एल जे, इसी तरह गैमा आई जे के इज इक्वल टू गैमा आई के जे। तो ये दोनों टर्म्स सारी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो आपके पास आंसर जीरो आ जाएगा, ठीक है। आपने सिंपली क्या किया कि आपने रीमान टेंसर ऑफ सेकंड काइंड का फॉर्मूला लेना है, उसमें क्रिस्टोफर सिंबल्स की टर्म्स को जीरो करना है, पार्शियल डेरिवेटिव्स वाली टर्म्स रह जाएंगी, उसमें आपने ऑर्डर को फिर वेरी करना है जो आपको रिक्वायर्ड है क्वेश्चन में ऑर्डर, ठीक है। वो तीन एक्सप्रेशंस लिख लेने हैं, उन तीनों को ऐड करना है। देन आपने यहाँ क्रिस्टोफर सिंबल की सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज करनी है, दैट क्रिस्टोफर सिंबल्स ऑफ सेकंड काइंड आर सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू देयर लोअर इंडिसेस, तो वो आपके पास सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, जीरो आंसर आ जाएगा।